Unacademy. Let's crack it. I am plus learner at Unacademy from last 6 months, and Sudarshan sir, I am great fan of yours. There are two things. One, either you should not be making notes or you should be making notes but limited. सिलेबस नो डाउट बड़ा है, लेकिन सबसे आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको. Each and every single topper has followed that particular series. आज भी हम जब सुबह होटल में थे तो हमें एक लर्नर मिले जो इस साल का इंटरव्यू दे रहे थे, और उनकी भी वही भावनाएं थी जो आपकी थी. Thank you. Thank you so much. Now, let's begin strong. It is an absolute honor to introduce to you Sudarshan Gurjar sir, one of India's top geography educators. With more than 10 years of teaching experience, Sudarshan sir has guided more than 5 lakh aspirants and helped many students clear the UPSC prelims and mains. Please put your hands together for Sudarshan sir. चलिए. थैंक यू एवरीवन. कैसे हैं आप सब लोग? मतलब मुझे आवाज़ आनी चाहिए, मैं इंदौर से आया हूँ आप लोगों के लिए. तो आज का ये जो सेशन है अनअकैडमी की ओर से उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो आगे अपनी इस स्टडी की जर्नी में यूपीएससी प्रिपरेशन के बारे में सोचेंगे. हो सकता है कि शायद नहीं भी सोचा हो, लेकिन फैमिली में कोई ना कोई एक ऐसा मेंबर होता है जिसके एस्पिरेशंस ऐसे होते हैं कि इस एग्ज़ाम को मैं क्रैक करूं. द रीज़न इज़ जॉब डाइवर्सिफिकेशन, अपॉर्चुनिटी के डाइवर्सिफिकेशन जो आपको इसमें सब कुछ मिलती हैं. तो आज मैं सरमत सर इस एग्ज़ाम जर्नी को जितना हो सकेगा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे आपके लिए. हमारा ये सोचना है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, यदि आपके आसपास कोई गाइडेंस लेने भी आ गए, जानकारी लेने भी आ गए, तो आप खुद उसे आज बता सकोगे. और ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आप लोगों का. तो इस स्ट्रैटेजी या इस एग्ज़ाम के बारे में जो है मैं सबसे पहले शुरू करूँगा एक छोटी सी स्टोरी से. और इस स्टोरी की जर्नी में जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसका नाम है बिगिनर. अब बिगिनर को आप जिस रूप में देख सकते हैं, एक नाम ले लो, एक व्यक्ति ले लो, एक आपके जैसे एक एस्पिरेंट ले लो, जैसा भी. तो हमने उसको थोड़ा सम्मान भी दिया है, बिगिनर जी लिखा है उसे. और उसके पहले दिन से यूपीएससी की जर्नी कैसे शुरू होती है और फाइनल सिलेक्शन तक की जर्नी को मैं 15 से 20 मिनट में आपके सामने रखूँगा. और कोशिश करूँगा कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या दिक्कतें हैं या कैसे प्रिपरेशन की जाती है वो मैं बताऊँगा. फिर बाद में जो रियल एक्सपीरियंसेस और होते हैं वो सरमत सर आपको बताएंगे. सो शुरू करते हैं. सबसे पहले, क्या आप भी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? और अगर आप बिगिनर हैं या फिर कॉलेज में हैं या 12th पास कर लिया है, या आप ऐसे लर्नर भी हैं जो काफ़ी दिनों से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं लेकिन आपको एक सही डायरेक्शन, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, अनअकैडमी एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका बन सकता है. हज़ारों बच्चों ने यहाँ से अपनी लर्निंग को बेस्ट बनाया है, क्योंकि यहाँ पर है इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स. आपको मिलता है यहाँ पर लाइव क्लासेस. अगर मान लो लाइव क्लास आपकी छूट जाती तो रिकॉर्डिंग सेशंस, कितने भी कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, कभी भी कोई बैच देख सकते हो, नया बैच, पुराना बैच. साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, जीएस के सारे सब्जेक्ट, सीसेट, सारी चीज़ें. मतलब एक यूपीएससी एस्पिरेंट को क्या चाहिए अनअकैडमी को पता है. तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं. और एक बहुत अच्छी बात, इस समय ऑफर चल रहा है 60% डिस्काउंट के साथ. और साथ ही साथ आपके सामने यहाँ पर देखोगे तो एक्सटेंशन भी आपको दिखाई दे रहा है. लगभग 1 साल तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आप अनअकैडमी के साथ ले सकते हैं 60% ऑफ के साथ. तो अभी नीचे दी गई लिंक से सब्सक्रिप्शन भी लें और यूज़ करें कोड मेरा SGYT10. लेट्स क्रैक इट. ये आपके सामने एक स्लाइड दिखेगी. मेरा मानना है कि आप थोड़ा स्लाइड पर भी थोड़ा फोकस करें तो क्लैरिटी आपकी और ज़्यादा बढ़ेगी. तो बात करेंगे हम बिगनर जी की यूपीएससी जर्नी फ्रॉम कन्फ्यूजन टू कंक्लूजन विद अनअकैडमी.
इसमें जो बीच की लाइन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब पहले दिन की बात होती है तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले दिन की, कि बिगिनर जी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब मैं यूपीएससी की जर्नी जो है शुरू करता हूँ, या यूपीएससी का एग्ज़ाम मुझे क्रैक करना है। अब वो कैसे दिमाग में आया, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि बिगिनर जी हो सकते हैं कि कहीं शादी में गए थे और शादी में एक अंकल जी ने मोटिवेट कर दिया उन्हें कि अरे आप तो जो है मतलब इस दुनिया में आग लगा सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, मैंने तो तुम्हें देखा था 5th क्लास में तुमने बहुत कुछ ऐसा किया है। तो आप उसी दिन मोटिवेट हो गए, घर आए, आपने यूट्यूब ओपन किया, गलती से एक आध टॉपर का वीडियो देख लिया, फिर क्या पूछो, फिर तो अब मेरे लिए ही यूपीएससी बना है, मैं ही यूपीएससी के लिए बना हूँ। तो फिर बस एकदम जो है लास्ट की लाइन आपको दिख रही होगी, अब बस कुछ करना नहीं करना है, जीवन में एक काम जरूर करना है, दैट इज यूपीएससी करना। उसमें प्रिपरेशन शब्द भूल गए आप, जो करना है वो क्या करना है, यूपीएससी करना है। लेकिन क्या होता है फिर, अब धीरे धीरे क्या था, फिर टॉपर की एक बात सुनी होगी कि चलो सिलेबस देखना चाहिए, क्योंकि ये तो बचपन से एक नियम बना हुआ है, कोई भी एग्जाम हमें देना है तो सबसे बेसिक चीज़ वो क्या है, सिलेबस। और जब सिलेबस देखा तो ये देखा कि जीवन में पहली बार एक सिलेबस को जब प्रिंट आउट निकलवाए तो एक बुक की तरह निकला वो। तो यहाँ पर मैं एक इशू आपको बताना चाहूँगा कि लर्नर्स के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है सिलेबस। नो डाउट आप कभी भी अगर आपने देखा हो तो बहुत अच्छी बात है, बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, और नहीं देखा तो एक बार सिलेबस आप देखिएगा। सिलेबस को पढ़ने में ही हो सकता है आपका सुबह से शाम निकल जाए, एक्चुअल में समझने में। तो जब सिलेबस देखा तो फिर सोचा कि चलो अब तैयारी करना, मतलब आधे तो वहीं पे थोड़ा सा घबराहट शुरू हो गई कि अब क्या करें। फिर उसके बाद जब उसका हल निकला, अब देखो प्रॉब्लम को समझो, आपकी सिलेबस में जब समझ में आना बंद होगा तो वो फिर यूट्यूब या कोई भी फ्री प्लेटफॉर्म पे जब जाके हम शुरू करते हैं तो फिर वो कहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट शुरू कर दो। आपने रैंडम जो भी शुरू किया, लेट्स अज्यूम आपने हिस्ट्री शुरू कर दिया, आपने साइंस टेक्स्ट शुरू कर दिया, पर प्रॉब्लम ये होती है कि इन सब्जेक्ट्स की एक खास बात है, आप पढ़ते रहो और पुराने सब्जेक्ट फिर उतने ही आप भूलते जाते हो। तो यहाँ पर अब सबको मैं इस सेमिनार की मदद से बताना चाह रहा हूँ, जब भी आप इस प्रिपरेशन को शुरू करें, आप सिलेबस में कम से कम 1 हफ्ता लगाएं, सिलेबस को आप समझें, अपनी पूरी लाइफ की जो लर्निंग की जो जर्नी रही है उससे अपने आप को कंपेयर करें, और आपको फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसमें जैसे सब्जेक्ट्स फॉर एग्जांपल हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, और चूंकि ये एग्जाम पूरा करंट अफेयर बेस्ड है तो कोशिश आप करें कि आप अपनी प्रिपरेशन पॉलिटी, इकोनॉमी या ज्योग्राफी, ये 3 में से कोई सब्जेक्ट से शुरू करें। ऐसे टाइम पे फिर अनअकैडमी या जो भी ऐसी संस्था जो आपको हमेशा मदद करती है कि एक डायरेक्शन के साथ, तो बिना डायरेक्शन के मत चलना। द रीज़न इज ये एग्ज़ाम आपका टाइम बहुत ले लेगा, तो इसमें कन्फ्यूजन जैसी कोई जगह नहीं है। तो अब तक के डिस्कशन से एक बात हमें क्लियर हो जाती है कि हमें सॉल्यूशन जो है वो इस तरह से निकालना होगा कि सिलेबस हमें आगे कभी प्रॉब्लम ना करे। तो आपकी प्रिपरेशन जब आप शुरू करो तो स्टार्ट विथ या तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, 3 सब्जेक्ट से ही करना है आपको। गलती से आप मान लो हिस्ट्री उठा लेते हो या कोई भी दूसरा सब्जेक्ट, तो वो प्रॉब्लम कुछ नहीं करेगा, आपको करंट अफेयर समझ नहीं आएगा। किसी को आदत है या न्यूज़पेपर पढ़ने की, कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है? मतलब आप हाथ बता सकते हैं मुझे। उस न्यूज़पेपर में आप कल जाके देखना कि उसकी एक खास बात है, अगर आपका ज्योग्राफी स्ट्रांग है, पॉलिटी स्ट्रांग है और इकोनॉमी स्ट्रांग है तो आपको न्यूज़पेपर एक अलग एनालिसिस के साथ समझ आता है। लेकिन अब अचानक जो है कोई रैंडम सब्जेक्ट आपने शुरू कर दिया, जैसे आपने एक सब्जेक्ट सुना होगा इसमें IRB, इंटरनेशनल रिलेशंस, आपको वर्ल्ड मैप पता ही नहीं है, आपको कोई कंट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन आप इंटरनेशनल रिलेशन समझना चालू कर दिया आपने, नहीं कनेक्ट हो पाएंगी चीज़ें। इजराइल में कुछ युद्ध हो रहा है, हमास के साथ कुछ हो रहा है, नहीं कभी समझ आएगा अगर आपको उसकी लोकेशन क्लियर नहीं है। तो वही बात है कि सिलेबस को पढ़ के क्या शुरू करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि हमें स्टार्ट करना है कुछ बेसिक सब्जेक्ट से, और वो बेसिक सब्जेक्ट्स आप हमेशा याद रखें। अगर कोई भी आपसे पूछता है आपको तैयारी करनी, तो आप 3 सब्जेक्ट में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लें, या 2 पढ़ सकते हैं साथ में। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, आपकी प्रिपरेशन शुरू होनी चाहिए पॉलिटी, इकोनॉमी या ज्योग्राफी के साथ। तीसरा कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे तो आप थोड़ा सा और लेट होते चले जाओगे इसमें। आगे बढ़ते हैं। फिर जब इतना पता है कि अब पढ़ना है तो फिर शुरू होती है कि मैं टाइम टेबल बनाऊंगा, क्योंकि मैं तो कॉलेज में भी जाता हूँ, मुझे तो ये काम भी होता है। तो फिर क्या हुआ, अपने आप को इस एग्जाम के साथ इतना ज़्यादा क्लोजली बाउंड कर लिया कि इतना बड़ा टाइम टेबल बना लिया जो अचीवेबल ही नहीं है। कॉलेज जाना है मुझे सुबह से शाम तक, उसके बाद मैं आके 5 घंटे पढ़ूंगा, फिर रात में 2 घंटे सोऊंगा, सुबह उठ के फिर 3 घंटे पढ़ लूंगा, दूसरे दिन बीमार हो जाऊंगा, फिर परेशानी के लूप में आ जाऊंगा। मैं इतना टाइट कर लूंगा सिलेबस, मतलब टाइम टेबल, की मैं खुद ही फंस जाऊंगा इसमें। ऐसा नहीं करना है। ये एग्ज़ाम आपके पेशेंस का एक बहुत बड़ा मतलब जो है जांच करता है
सो आप अपने आप को थोड़ा सा समय दें और धीरे धीरे अपने आप को अपनी सिचुएशन के हिसाब से, देखो चीज़ें आप अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, तो एक दिन में ही इतना नहीं पढ़ना है कि आप एग्जॉस्ट हो जाओ। तो जो दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि हमारे बिगनर जी जो हैं टाइम टेबल ठीक से नहीं बना रहे हैं, लेकिन अब अपने को इस सेमिनार के बाद ये सीख लेना है कि टाइम टेबल उतना बनाएं कि हम चीज़ों को अचीव कर पाएँ। रियलिस्टिक गोल्स हमें रखना है बेसिकली, और ये कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं बस वही चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपकी प्रिपरेशन बीच में ना रुके। तो इसमें एक वर्ड आपको दिख रहा होगा कंसिस्टेंसी वाला, इसमें पूरा गेम कंसिस्टेंसी का है। मतलब अनअकैडमी के साथ जब लर्नर बैठे होते हैं तो सबसे अच्छी बात अनअकैडमी की यही लगती है बच्चों को कि यहाँ पर एजुकेटर हर दिन क्लास ले रहा होता है आपके पास, सुबह शाम जब भी, मतलब क्लास तो चलो ठीक है कि चीज़ें सीख गए आप, पर सबसे बड़ी बात है कि जो सेल्फ स्टडी में नहीं हो पाता है कि कई बार कंसिस्टेंट ही नहीं रह पाते हैं हम। तो कंसिस्टेंसी का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एजुकेटर जो पढ़ा रहे हैं उसके साथ बने रहो, तो ये हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। आप सेल्फ स्टडी भी करें तो आपकी पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि सिलेबस के बाद मुझे कुछ भी हो जाए कंसिस्टेंट रहना है, दिन में कुछ भी काम आ जाए थोड़ा टाइम जरूर निकालना है, लेकिन टाइम उतना नहीं निकालना कि हम एग्जॉस्ट हो जाए। तीसरी बात आती है अब, फिर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर भी तो करेंगे, अगली बार फिर जाएंगे शादी में, फिर कहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, तो मैं तो तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी की। अब उसी टाइम जो आपको एक मिलता है, अरे वाह यूपीएससी की तैयारी, फिर आपको लगता है बिल्कुल सही जगह जा रहा हूँ मैं, फिर आप थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। फिर सबसे पहली लाइन आती है कि एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है आपको। उसका रीज़न ये है कि सही बात भी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि बेसिक्स हैं वो आपके, लेकिन कई बार एनसीईआरटी में हम इतना ज़्यादा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कभी आप क्लास 11th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ना। क्लास 11th में 2 एनसीईआरटीज़ हैं ज्योग्राफी की, एक फिजिकल ज्योग्राफी और एक इंडियन ज्योग्राफी। मतलब एक रैंडम अपने आप को मैं बस बता रहा हूँ कि आप जाके चेक करना, क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी। जब उसके आप 2-3 चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा मैं मतलब ग्रेजुएट हो रहा हूँ क्या, मतलब 12th कैसे पास हो गया मैं। मतलब कुछ एनसीईआरटीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि अभी तक कोई बुक भी उसका मतलब जो है अल्टरनेट नहीं बन पाया है, और आप क्वेश्चंस देखोगे तो हर बार क्वेश्चन वहीं से देखेंगे। और उस एनसीईआरटी की खास बात है, आप 15 बार भी पढ़ोगे तो 16 टाइम भी आपको कुछ नया मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी को पढ़ना है, लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि आप यहाँ पर एजुकेटर का सपोर्ट हमेशा लें, कहीं से भी पढ़ें, क्योंकि ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट ऐसा इतना टेक्निकल हो जाता है कि कई बार कहाँ विंड्स चल रही, कहाँ साइक्लोन्स आ रहे हैं, क्या आ रहा है वो नहीं समझ आएगा जब तक कि आप, तो अपना 15-20 दिन खराब करने से अच्छा है एनसीईआरटीज़ को आप पहले टीचर से पढ़ो। अनअकैडमी के जितने यूट्यूब चैनल से आप देखोगे इसमें बहुत सारी आपको एनसीईआरटी की फ्री सीरीज मिल जाती है। सबसे पहले आप टीचर से पढ़ें, उसके बाद आप रीडिंग करें। पहला स्टेप रीडिंग मत करना है इसमें। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर याद रखना है आपको कि एनसीईआरटी को आप पढ़ें, लेकिन पहले आप एजुकेटर से पढ़ लें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमसे पढ़ो, ये पढ़ो, मैं आपको एक गाइडेंस देने आया हूँ, जहाँ से भी पढ़ो, लेकिन पहले टीचर से पढ़ लो, वो आपका थोड़ा काम आसान कर देगा, आपका टाइम थोड़ा सा कम वेस्ट होगा। इसके बाद में है एनसीईआरटी जैसी खत्म होगी तो वो रिसोर्सेज आएगा। आज आप चाहे यूट्यूब ओपन कर लो, सिर्फ एक कीवर्ड सर्च करो आप यूपीएससी, आप मतलब सुबह हो जाएगी लेकिन स्क्रॉलिंग में कंटेंट खत्म नहीं होगा। तो अब कंटेंट इतना फ्री में लगता है अवेलेबल है, लेकिन आप ध्यान देंगे तो एक भी चीज़ ऑर्गेनाइज नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि क्या शुरू करना है। जैसे आज कुछ बच्चों को क्लियर हुआ होगा कि सब्जेक्ट शुरू भी करना है तो कौन से पहले करना है। मैंने कहा आपको कि हिस्ट्री से पहले मैं तुम्हें प्रायोरिटी दूंगा कि आप पॉलिटी शुरू करो, इकोनॉमी शुरू करो, ज्योग्राफी शुरू करो, उसके पीछे का रीजन करंट अफेयर समझ में आएगा। और हिस्ट्री शुरू भी कर दी मान लो मैंने, तो 4-5 महीने आप कैसे ले लेगी, 5 महीने का करंट अफेयर गायब आपकी लाइफ से, पता ही नहीं है। तो ये रिसोर्स का एक जंगल है, इसमें बहुत जरूरी कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, नहीं तो आप वही नोट्स बनाते रहोगे, वही डुप्लीकेटिंग इफेक्ट चलता रहेगा, और एक सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, दूसरे पे आओगे जब तक पुराना भूल जाओगे, और इसी में वो एक रेशो बन जाता है कि सिर्फ ये तो 99.9% का तो सिलेक्शन होता नहीं है। ये गलतियां हर दिन वाली जो है वो होती रहती है। इसके बाद में वही मैंने आपको बताया कि सॉल्यूशन में आपको ध्यान रखना है कि आप अपने टाइम टेबल को सेट करें, अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी दें, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करें। अब आती है बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूट्यूब में एक सेक्शन होता है वीडियोस के बाद शॉर्ट्स का। आप शॉर्ट्स के सेक्शन में जाओ और बस यूपीएससी डालो, आपको कंटेंट नहीं मोटिवेशन मिलेगा। वो मोटिवेशन आपको और थोड़ा सा फ्यूल देगा, और कि बस अब बस देखता ही रहूँ, मैं ही हूँ, ये सब चलता रहेगा। लेकिन जब ये आप सिलेबस, सब्जेक्ट्स और इनमें जब आते हो तो वो मोटिवेशन कहीं चला जाता है कि अब कहाँ घूम गया, FIR कराओ भाई, कैसे होगा ये काम। फिर धीरे धीरे तो जब ये समस्याएं बढ़ने लगती तो 1-1.5 साल आपका ऐसे ही चला जाता है। फिर घर वालों की समस्या कि अब क्या कर रहे हो आप लाइफ में, फिर आप स्पीचलेस रहते हो, मतलब आप जवाब नहीं दे पाओगे। आप ये थोड़ी कहोगे कि मैंने तो मोटिवेशन देखा था, पढ़ने के अलावा हमने 1.5 साल यही काम किया।
हमेशा याद रखो, कोई एग्जाम यूपीएससी दो नहीं दो, आपको एक्सेल करना है। तो मेरे पिछले 8 से 10 साल का अनुभव है, आपको मोटिवेशन से ज्यादा आपके डिसिप्लिन का वेट होना चाहिए आपकी लाइफ में। आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरी जो फ्री क्लासेस होती हैं कोई भी एक्सेस कर सकता है, नवंबर 2019 से हमेशा शाम को 7 बजे होती है तो होती है। आज मैं अनअकैडमी में 5 से 6,000 क्लास ले चुका हूं। अब तक एक रिकॉर्ड है कि क्लास में मैं 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड भी लेट नहीं होता हूं। ये मैं आपको इसलिए कह पा रहा हूं, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये मेरी कोई खास बात नहीं है। इससे मैं देखता हूं कि लर्नर्स प्रभावित होते हैं और लर्नर्स का डिसिप्लिन सेट होता है और विद इन 1 और 2 मंथ वो अपनी सिटिंग एबिलिटीज बढ़ा लेते हैं, पढ़ने की क्षमताओं को बढ़ा लेते हैं। तो आप मोटिवेशन से ज्यादा वजन किसका रखेंगे? नहीं आई आवाज मुझे, किसका? डिसिप्लिन का। बिना उसके काम नहीं होगा, चाहे आप ये यूपीएससी की तैयारी करो या नहीं करो, कहीं भी जाओ आपको डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। वही आपको कंसिस्टेंसी देगा और जैसे जैसे आप देखोगे कि यही चीज आपको हार्डवर्क कराएगी और ओवर द पीरियड ऑफ हार्डवर्क आप धीरे धीरे फिर ऐसे ही किसी भी चीज में स्मार्ट होते जाते हो। तो इस बात का ध्यान रखना है। पहली जो स्टेज रहेगी वो डिसिप्लिन रहेगी। तो ये जो बर्नआउट है, सेल्फ डाउट है, इनका सबका इलाज है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन लाने के लिए आप नो डाउट किसी भी अच्छे एजुकेटर से जुड़ें, रेगुलर क्लास लें और किसी भी फील्ड में चीज काम आ सकती है आपको। इसके बाद आता है सबसे बड़ा इशू एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में हम जनरली 2-3 स्टेजेस करते हैं कि जैसे क्वेश्चन लगाया, कब लगा रहे हैं क्वेश्चन, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। आज सरमत सर आपको कुछ एग्जांपल भी देंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं यूपीएससी में, किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीजें। इस एग्जाम की एक खास बात है, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना आपको लगेगा मजा आ गया। अगर टीचर अच्छा पढ़ा गया ना तो आपको लगेगा बिल्कुल क्या बात है, इंडिया में बैठ के मैं यूरोप घूम रहा हूँ। भले आगे ना जा पाऊँ लेकिन मुझे सारी कंट्रीज याद हो चुकी हैं। आप कभी एक आध क्लास गलती से मेरी आप ले लोगे तो आपको अफ्रीका हो चाहे यूरोप हो, मतलब 2-3 दिन में आप बिल्कुल याद कर लोगे। आप एक कंट्री नाम लोगे, 5 पड़ोस की कंट्रीज तुम्हें वैसे ही याद होंगी। तब ये मजा आ रहा होता है कि अरे मैं तो इतना, हर दिन आप नया सीख रहे होते हो और इस नए सीखने में आप जो सबसे काम की चीज़ है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वो भूल जाते हो। अब क्या होता है कि जब आप सोचते हो सब्जेक्ट पूरा कर लूँ फिर आखिरी में क्वेश्चन लगाऊंगा, यही तो चला आ रहा है अभी तक। पर होता यह है कि ये सब्जेक्ट्स इतने बड़े हैं कि आप लास्ट में जब क्वेश्चंस लगाने बैठते हो तो आगे तक का सब भूल जाते हो। तो क्वेश्चन लगाने के टाइमिंग, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को लगाना, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। तो इसमें जैसा हमने कहा था कि अभी जैसे आप और जब डीप में जाओगे इस एग्जाम में तो एक पैटर्न आता है कि आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर लो, ट्रिक लगाओगे, ये करोगे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप रियलाइज करोगे कि लर्निंग ही काम आएगी और लर्निंग के साथ टाइम पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना वो भी ज़रूरी है। कई बार हम एंड में करते हैं, कई बार हम फिर डरने लगते हैं कि मेरे से आंसर गलत हो गए तो क्या होगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्वेश्चंस को सही समय पे लगाना एक थोड़ी सी जो है, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको लाइफ में और भी हर जगह काम आएगी। एक डायरी ऑफ मिस्टेक्स मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ लर्नर्स को। कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं हमारी, हम सॉल्यूशन पढ़ के छोड़ देते हैं। बट सबसे ज़्यादा टॉपर्स को कोई चीज़ काम आती है तो वो एक ही चीज़ काम आती है कि वो अपनी गलतियों को लिख रहे होते हैं। थोड़ा सा कठिन काम है लेकिन आप जस्ट इमेजिन करो, एग्जाम के पहले आप एक बुक उठाते हो, एक कॉपी उठाते हो जिसमें आपकी साल भर की मिस्टेक्स लिखी हुई हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी आपकी कम हो जाएगी उन मिस्टेक्स को दोबारा करने की। तो ये आप हमेशा अपनी नॉर्मल रूटीन में भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद में एक जो मेंस का एग्जाम होता है, सेकंड स्टेज आंसर राइटिंग, वो भी नहीं कई बार पढ़ पाते हैं हम लोग। उसकी भी मतलब आधे टाइम हम उसको थोड़ा इग्नोर कर देते हैं कि अरे नहीं करना है, नहीं करना है। लेकिन पूरे इस एग्जाम का जो गेम है वो मेंस ही है। मतलब आपको मान के चलिए 7 से 8 मिनट में एक एवरेज बताऊं तो 2 पेजेस लिखना होता है। उसमें आपको ऐसा बोला जाता है कि अगर आप लिखते टाइम सोच भी रहे हैं तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक प्रैक्टिस है मतलब मेंस की, जो हर दिन हमारे जो एजुकेटर हैं, हम लोग क्लास में सबसे ज़्यादा हमारा फोकस होता है कि कैसे भी आप लर्निंग को इतना हम लोग बेस्ट बना दें। तो देखो मैं आप जो अभी थोड़ी देर पहले आपको डिसिप्लिन की बात कर रहा था, कंसिस्टेंसी की बात कर रहा था, ये सब चीज़ें इसी में इंक्लूड होंगी। क्योंकि सबसे कठिन काम जो है आपका ऐसा होता है कि बाद में कर लूँगा, बाद में कर लूँगा, और आप बिलीव नहीं करेंगे सबसे ज़्यादा सिलेक्शन का जो रेशो रुकता है वो इस मेंस के कारण होता है। और रैंक आने का जो डिसाइड कोई चीज़ करेगी तो ये मेंस करेगी, और इसमें स्पेशली जो ऑप्शनल वाला पार्ट है। तो इस एग्ज़ाम में जो सेकंड स्टेज है उसे आपको सीरियस लेना है। कोई प्रीलिम्स की तैयारी नहीं होती तो सीधी मेंस की होती है। आप फर्स्ट डे से ही मेंस की तैयारी करना होता है। बट हाँ, फर्स्ट डे से मैं कोई आंसर राइटिंग नहीं कह रहा हूँ आपको, लेकिन आपको आपकी स्किल्स बढ़ानी होंगी क्योंकि वही मेन है इस पूरी एग्जाम की डिमांड है। तो इसमें एक लाइन लिखी हुई है, स्टार्ट विद 1 आंसर अ डे। आप फर्स्ट डे से नहीं आंसर लिख सकते लेकिन अपने शब्दों में कुछ लिख सकते हैं। आपने कोई न्यूज़पेपर पढ़ा, कोई आर्टिकल पढ़ा, कुछ भी आपको अच्छी चीज़ लग रही है तो आप स्टार्ट मतलब कर सकते हैं फर्स्ट डे से कुछ भी अपने शब्दों में लिखना, क्योंकि एट द एंड एग्जाम में वही हमें करना है। तो अनअकैडमी का अक्सर ये पैटर्न होता है कि लर्नर्स के लिए, आपके लिए डेली प्रैक्टिस है इन सब चीज़ों के लिए।
तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो शायद 2-3 साल तक हम करते रहते हैं और फिर 3 साल निकलने के बाद रियलाइज़ होता है कि हम यूपीएससी के लूप में फंस चुके हैं। अगर आप इस आज के सेशन से अगर कोई चीज़ लेकर जानी है तो आप बस यही ध्यान रखना, क्लैरिटी, मुझे पढ़ना कब है, क्या पढ़ना है, कब क्या शुरू करना है, ये अगर आप क्लियर हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कम से कम अपने 2 से 3 साल बचा सकते हैं, जल्दी सिलेक्शन आपका हो सकता है। ऐसे फिर टेस्ट सीरीज़ का अलग एक मार्केट बना हुआ है कि टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे, टेस्ट सीरीज़ का अलग डर है। तो ये आप MCQs और आंसर राइटिंग ठीक करोगे तो आपका टेस्ट सीरीज़ वाला पैटर्न भी जो है धीरे धीरे शुरू हो जाएगा, सही हो जाएगा। अनअकैडमी के साथ भी आप जो है इसमें टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं, काफ़ी कुछ अगर कोई लर्नर तैयारी कर रहा हो तो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। एंड द लास्ट स्टेज इंटरव्यू, तीसरी जो स्टेज होती है। अब इंटरव्यू में यही है कि इसकी कोई अलग से तैयारी नहीं होती है, इसकी तैयारी इनडायरेक्टली आपकी डे 1 से ही शुरू हो जाती है। जब इतने सारे सब्जेक्ट, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, साइंस टेक हो, इथिक्स हो, और आप जितने सब्जेक्ट्स आप ले सकते हो, गवर्नेंस हो, सोसाइटी हो, इन्वायरमेंट हो, इकोलॉजी हो, क्लाइमेट चेंज, सब पता है आपको। जब इतना नॉलेज हो जाता है तो आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चीज़ देखने को मिल जाती है। लेकिन आप प्रीलिम्स मेंस में ही अगर ऊपर नीचे होंगे तो वो चीज़ आपके इंटरव्यू में वैसे ही रिफ्लेक्ट होने लगेगी। तो इसकी जो तैयारी होती है मान के चलो आपकी डे 1 से ही है, प्रीलिम्स मेंस के साथ ही इसकी तैयारी मानी जाती है। क्योंकि आपने अपने जीवन में भी देखा होगा, अगर आपको नॉलेज है, आपको चीज़ें पता हैं, तो आप दुनिया में कहीं भी आपको खड़ा कर दिया जाए आप नहीं रुकोगे। लेकिन अगर वहाँ चीज़ें नॉलेज के लेवल पे आप कम हैं तो आप हमेशा ही परेशान रहोगे। तो इस एग्ज़ाम की ये भी खास बात है कि आप प्रीलिम्स मेंस पे अच्छे से फोकस करिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको नॉलेज आपका बढ़ेगा और धीरे धीरे आपकी इस पर्सनैलिटी में भी काफ़ी कुछ अंतर आ जाएगा। तो ये जो कॉन्फिडेंस की कमी, जो आपका पूरा एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, वो ही नहीं पता होता कि मेरी क्या हॉबी है। कई बार लर्नर मुझसे पूछते हैं सर हॉबी में क्या फिल करूँ मैं। तो ऐसी छोटी छोटी इश्यूज़ क्रिएट होते रहते हैं, लेकिन अगर आप पहले दिन से क्लियर हैं तो सारे आंसर्स आपको मिलते चले जाएंगे। फिर एट द एंड लास्ट माइल प्रोग्राम होता है अनअकैडमी का, जब मॉक इंटरव्यूज़ के लिए, जिसमें हम आखिरी एंड में क्या इशू है लर्नर्स को, क्या दिक्कत है, रियल फीडबैक जो होते हैं वो सारी चीज़ें बता रहे होते हैं ताकि वो फाइनली इंटरव्यू क्रैक कर सके। तो आप एक पूरे मेरे इस डिस्कशन से ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ बेसिक गलतियां बताई हैं जो एक बिगिनर करते हैं। तो आपको भी ये बातों का ध्यान रखना है कि सिलेबस को ठीक से समझें, सही सब्जेक्ट को सही समय पे शुरू करें, आज के इन रिसोर्सेज को आप यूज करें। रैंडम उठा के बुक पढ़ने से कोई फायदा नहीं जब एजुकेटर्स अवेलेबल हैं। आप फ्री कंटेंट एक्सप्लोर करिए। आप मैपिंग पढ़ना है, आप शाम की 7 बजे वाली क्लास मेरी आप फ्री लीजिए, कुछ नहीं है उसमें, बढ़िया शांति से आप बैठ के पढ़ोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि 15 दिन में आपको वर्ल्ड मैप पूरा याद हो चुका है। तो जब इतनी सारी चीजें आपके पास फ्री में रिसोर्सेज में अवेलेबल है तो आपको अननेसेसरी परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी की आप कई बार सीरीज फ्री देखिए, आप खुद ही हम कई बार जो है परेशान होते रहते हैं, सेंटेंस नहीं बन रहा है, ये नहीं हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। बट जितनी आज आपका ये जो टाइम है, सबसे आसान अगर कोई चीज एक्सेसिबल है वो इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपको उसको यूज करना आ गया तो आप बहुत बहुत ज्यादा तरीके से मतलब लोगों से आप आगे रहोगे। तो यही छोटी छोटी गलतियों को ठीक करें और इसी तरह से जो है हमारे बिगिनर जी फिर क्या है, फाइनली बिकम्स IAS। मतलब जो कभी एनसीईआरटी से घबराता था, अगर उसे सही चीज़ मिल जाए सही समय पे तो मुझे नहीं लगता कि वो अब पॉलिसी बनाने के लिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि नहीं बना पाएगा, बिल्कुल हमेशा के लिए तैयार है। तो होप को इससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिली होगी। मैं कुछ आपके क्वेश्चंस भी लूँगा। तो मेरे हिसाब से आप इस बात से सब लोग राजी होंगे कि हर बिगिनर को अगर सही समय पे सही गाइडेंस मिल जाए तो मेरे हिसाब से चीज़ें बहुत कुछ सही हो सकती हैं। तो आज का मोरल क्या है भाई, अनअकैडमी आपको हमेशा हेल्प करेगा। कभी भी आपको कहीं से भी तैयारी करनी है, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम करना है आप यूट्यूब की फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं अनअकैडमी के चैलेंज, मतलब जितने भी चैनल्स हैं। आप इंग्लिश मीडियम के हैं, आप हिंदी मीडियम के हैं, आपको बायलिंगुअल समझ में आता है, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके आप वहाँ पर लर्निंग ले सकते हैं। आप एजुकेटर की प्रोफाइल्स को सर्च कर सकते हैं, वहाँ से उनके बारे में आपको पता लग जाएगा क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें, लर्नर्स ने कितना उनको देखा है, सारी चीज़ें सब कुछ आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ अनअकैडमी के पास एक बैच के ऑप्शंस भी होते हैं जहाँ पर आप आराम से पूरी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्पेशली जो कॉलेज के भी लर्नर्स हैं, दिन में कॉलेज जाना है तो आप उनके हिसाब से भी बैचेस वगैरह सब कुछ डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ये जो भी सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी हैं उनका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हमेशा की मतलब लर्नर्स का रहा है। क्योंकि अगर आप सही समय पे सक्षम है और सही समय पे गाइडेंस नहीं ले पाए तो शायद फिर पीछे रह जाएंगे। खैर, बाकी कोई डाउट हो आपको इस प्रिपरेशन से रिलेटेड तो मैं 1-2 क्वेश्चंस आपके ले सकता हूँ। तो अब हमारे सरमद सर आएंगे जो इंग्लिश मीडियम में पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ाते हैं। क्वेश्चंस हम लोग लास्ट में ले लेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं। बाकी सर आपको आगे गाइड करेंगे, थोड़ी और रियलिटी दिखाएंगे आप, क्योंकि मैंने एक बिगिनर का पर्सपेक्टिव आपको बता दिया है।
सर ओवर टू यू, थैंक यू। क्या आप भी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप बिगिनर हैं या फिर कॉलेज में हैं या 12th पास कर लिया है या आप ऐसे लर्नर भी हैं जो काफ़ी दिनों से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं लेकिन आपको एक सही डायरेक्शन, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, अनअकैडमी एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका बन सकता है। हज़ारों बच्चों ने यहाँ से अपनी लर्निंग को बेस्ट बनाया है क्योंकि यहाँ पर है इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स। आपको मिलता है यहाँ पर लाइव क्लासेस। अगर मान लो लाइव क्लास आपकी छूट जाती तो रिकॉर्डिंग सेशंस, कितने भी कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, कभी भी कोई बैच देख सकते हो, नया बैच, पुराना बैच। साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है, जीएस के सारे सब्जेक्ट, सीसेट, सारी चीज़ें। मतलब एक यूपीएससी एस्पिरेंट को क्या चाहिए अनअकैडमी को पता है। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात, इस समय ऑफर चल रहा है 60% डिस्काउंट के साथ। और साथ ही साथ आपके सामने यहाँ पर देखोगे तो एक्सटेंशन भी आपको दिखाई दे रहा है। लगभग 1 साल तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आप अनअकैडमी के साथ ले सकते हैं 60% ऑफ के साथ। तो अभी नीचे दी गई लिंक से सब्सक्रिप्शन भी लें और यूज़ करें कोड मेरा SGYT10। लेट्स क्रैक इट। Good morning, everyone. My name is Sarbat Mehraj. I've been teaching polity governance for 13 years now. I also am a senior vice president at Unacademy. But before I'll start, I'll keep it very brief, very short. I got to know that this event has been organized by the Students' Union. Is that correct? Great job. It looks like it's a purely professionally curated event. It reminded me of my university days. I was also my university's Students' Union president. Fantastic job, Students' Union. Great job. How many amongst you are attempting the prelims exam in 2025? Raise your hands. No one. Great. 2026. 27. How many amongst you have gone through the syllabus of this exam? The previous year's question papers. Great. I don't know why you are here. Maybe the Students' Union office bearers have forced you and tricked you to come here and stay here. Don't go. We have to show this house full. But I know why I am here, and the purpose is clear. The moment you leave this auditorium, you should be absolutely clear as to what is this exam all about and what it takes to qualify and crack this exam in the first attempt. But before we start, I'll ask you a few questions. How many amongst you have begun the preparation? You have started your preparation. Are you comfortable in English or Hindi, bilingual? Those who are comfortable only in English. Should I be speaking in English or a mix of Hindi and English? Okay, great. Writing? As sir said, there are 3 stages to this exam. There is prelims, uske baad mains, and then there is a personality test. Can anybody tell me what is the fundamental difference between prelims and mains? ऐसे aspirants हैं, those who crack this exam in first attempt. कुछ ऐसे हैं second attempt, कुछ ऐसे हैं fourth attempt, last attempt, और कुछ ऐसे aspirants हैं जो exam कभी clear नहीं करते हैं. And the fundamental reason is you don't understand the basic difference between prelims and mains. And don't tell me in prelims MCQs आते हैं and in mains you will have to write answers in 150 words, 250 words. What is the difference between prelims and mains? Fundamental difference. Yes, please. सर प्रीलिम्स बेसिकली एलिमिनेशन एग्जाम है क्योंकि 10 लाख स्टूडेंट अगर अपीयर हो रहे हैं तो उनमें से हु आर द बेस्ट अमंग देम उनको चूज करने के लिए। वेयर जो मेंस है उस टाइम पे बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो कौन उस प्रेशर को कोप अप कर पा रहा है, कौन सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहा है। तो आई गेस दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल डिफरेंस। Prelims is about 2 things.
यूपीएससी आपको जज करेगा कि आपको फैक्चुअल नॉलेज है कि नहीं, डू यू हैव कंसेप्चुअल क्लैरिटी और नॉट। तो जैसे क्वेश्चंस आएंगे आपकी फैक्चुअल नॉलेज टेस्ट की जाएगी, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी टेस्ट की जाएगी। बट व्हेन इट कम्स टू द मेंस एग्जामिनेशन, यूपीएससी विल जज यू ऑन टू थिंग्स, whether you can elaborate whatever you have studied, whether you can analyze whatever you have studied. That is the fundamental difference between the two. Now I'll give you a few examples and I'll tell you what is this fundamental difference between prelims and the mains examination. There is a subject called polity. Polity में constitution पढ़ना होता है, constitutional bodies पढ़नी होती है। ये question प्रीलिम्स में आया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। फैक्ट्स पूछे गए हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पूछा गया है कि क्या अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट में बोल सकते हैं, वोट कर सकते हैं, पार्लियामेंट का कमेटी का मेंबर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। सो यूपीएससी इज टेस्टिंग यू वेदर यू हैव द फैक्चुअल नॉलेज, वेदर यू हैव द कंसेप्चुअल क्लैरिटी। यही टॉपिक मेंस में पूछा गया। Attorney General is the chief legal advisor and lawyer of the government of India. अब इसको elaborate कर लो। So fact and concept that will be judged and tested in prelims exam. But उसी का analysis, उसी का elaboration, that is the focus of the mains examination. One more thing, joint sitting होता है पार्लियामेंट का, जिसमें लोकसभा भी and राज्यसभा भी both they come together and they pass a particular bill. जब ज्वाइंट सिटिंग होती है तो उसमें कौन सी मेजॉरिटी होती है बिल को पास करने के लिए? क्या सारे लोग वोट करने चाहिए इन फेवर, या मोर देन हाफ करने चाहिए, या 2/3 करना चाहिए? दिस फैक्ट वाज आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। दैट्स हाउ यूपीएससी वुड जज यू। और इसी टॉपिक को इलैबोरेट करने के लिए मेंस में यह टॉपिक पूछा गया कि कहां कहां ज्वाइंट सिटिंग होती है, कहां नहीं होती है, और उसका रीजन भी बताओ। जहां पर है क्यों है, जहां पर नहीं है क्यों नहीं है। सो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। तो जब भी आप पढ़ाई करो, व्हेनेवर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, कीप इन माइंड आपको प्रीलिम्स एंड मेंस की पढ़ाई प्रिपरेशन साथ में करनी है। पहले फैक्ट अंडरस्टैंड करो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाओ, उसके बाद उसका एनालिसिस करो, इलैबोरेशन करो, एंड यू आर डन। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन। One more thing, two documents are very very important for your preparation. क्या यूपीएससी कहता है कि आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना है? क्या यूपीएससी कहता है कि आपको एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी है, आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है फॉर पॉलिटी? यूपीएससी डज नॉट रेकमेंड एनी मैगजीन, एनी न्यूज़पेपर, एनी बुक, बट दो डॉक्यूमेंट्स हैं which are officially released by UPSC, and unfortunately most of the aspirants skip them. And which are these two documents? First is syllabus and the other are previous year's question papers. Syllabus क्या बोलता है? Syllabus will tell you what to study, but previous year's question papers will tell you how to study. For example, you are preparing for UPSC exam, you are also preparing for the state civil services exam, or you are preparing for SSC exam, or you are preparing for any other government exam, right? सब में syllabus more or less is the same. Polity पढ़ना है, economy पढ़ना है, geography पढ़ना है, history पढ़ना है, लेकिन UPSC civil services exam के लिए and बाकी exams के लिए कैसे पढ़ना है, उसके लिए आपको PYQs देखने हैं, previous year's question papers देखने हैं. That is very important. और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को देखकर आपको यह भी समझ आएगा कि आगे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन बिटवीन इजराइल एंड हमास, पैलेस्टीन. कोई कॉन्फ्लिक्ट है, आपको पता है. एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड इन October 7, 2023. उसके बाद 2024 में प्रीलिम्स एग्जाम हो गया. ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में. कैन एनीबडी टेल मी व्हाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड? क्योंकि आपको PYQs देखने हैं, आपको समझ आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं,
लेकिन आपको यह भी समझ आना चाहिए कि यह क्वेश्चन क्यों पूछा गया, ताकि जब मैं तैयारी कर रही हूं मुझे भी पता चलना चाहिए कि मुझे तैयारी कैसे करनी है, ताकि मुझे भी पता चले कि जब मैं एग्जाम लिख रही हूं कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। यह क्वेश्चन क्यों आया? द क्वेश्चन इज रिलेटेड टू रेड सी। अब यूपीएससी ये नहीं पूछा कि रेड सी कहां है, यूपीएससी ने रेड सी को लिंक किया विद ज्योग्राफी। बट क्यों? बिकॉज दिस इज द रेड सी विच वॉज ब्लॉक्ड बाय हुदीज, which is a terror organization which is supporting Hamas in this conflict with Israel. That's why this question was asked. So कल को कोई और conflict आएगा, आपको उसके बारे में पता चलना चाहिए, geographical location पता चलनी चाहिए, geography के related concepts पता चलना चाहिए, and that's how you can prepare for this exam. When Taliban took over Afghanistan, there was a question asked, which are the countries which are bordering Afghanistan, because Afghanistan is a landlocked country. That's how you will have to prepare for this examination. Similarly, this question was asked last year in 2024. Sir, there are so many committees in parliament. Does that mean we have to remember all these committees? Subcommittees के नाम, function, composition पता होनी चाहिए? Maybe no. But at least those committees which are in the news, आपको वो पता ही पता होना चाहिए. And why this committee was news? Because this committee recommended suspension of Mahua Moitra, the member of parliament in Lok Sabha from West Bengal. That's why this question was asked in the examination. अभी एक political hot topic है, delimitation. आपने नाम सुना है? क्या होता है delimitation? क्यों होना चाहिए? कब होगा? कैसे होगा? यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा कि अभी तक कितने delimitation कमीशन सेटअप किए गए हैं till December 2023. So previous year's question papers will tell you how to prepare for this examination and how also to anticipate questions that can be asked. Mains की बात करेंगे, where you have to elaborate, you will have to analyze whatever you have discussed previously. 2015 में ये article था scroll.in पे, and look at the title of this article. What does the title say? Read it with me. If amendments to Whistleblowers Act are passed, there may be no one left to protect. This is the title. On this very topic, a question was asked in the same year in mains examination. Can you anticipate the question? Word by word, ditto. This is what we call current affairs. Syllabus tells you current events of national and international importance. Now look at the keyword importance. Importance किस लिए? Everything that you see in the newspaper is important. If it was not important, it would not have made it to the news. But you have to look at important for civil services examination. And how do you know that this topic is important for civil services exam or not? Understand the syllabus. If that newspaper article is related to your syllabus, read it. It is not related to your syllabus, skip it. This question was asked. Similarly, there is a topic called international relations, subject called international relations. ये question आया था mains 2021 में. Just read it. The USA is facing an existential threat in the form of a China that is much more challenging than the erstwhile Soviet Union, because after the Second World War, the world became bipolar. United States on one hand, USSR on the other hand. That's what we call the period of Cold War, right? Cold War. Now this question is saying USA is not facing a threat from Soviet Union, it's facing a threat from China, and that's an existential threat. अब ये question कहां से आया? Current affairs, yes. Look at the Foreign Policy magazine and look at the title. I can tell you hundreds of such examples, लेकिन मेरे पास उतना time है, but आपके पास नहीं है. So that I could have analyzed each and every single question and given you the context कि ये question यहाँ से आया है, ये question इसलिए पूछा गया है. But I just want you to get an idea कि ऐसे question आते हैं.
कैसे क्वेश्चन आते हैं? सिलेबस देख लो, लिंक इट विद करंट अफेयर्स, and I can promise you with hand on my heart that you will crack this examination. Right? But I'll give you 2 more examples. After that, I'm done. Then you can enjoy your weekend. In GS paper 3, because you told me that you have gone through the syllabus, there is a paper called GS paper 3. It talks about security challenges and their management in border areas, linkages with extremism, so on and so forth. ये question, please read it for me. What is this question? Indian government has recently strengthened the anti-terrorism laws by amending UAPA and NIA. लेकिन उसके बाद देख लीजिए. Analyze the changes in context of prevailing security environment while discussing the reasons why human rights organizations are opposing it. कोई भी कानून बनता है, कोई भी स्कीम क्रिएट की जाती है, कोई भी पॉलिसी क्रिएट की जाती है, उसके पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं. There are pros as well as cons. If you're a supporter of the Prime Minister, you should not be reading newspaper articles in such a manner that you have to just praise the government. And if you oppose the current government, you do not have to just listen to what the leader of the opposition has to say in the parliament. Because you have to understand pros as well as cons. Because you don't know क्या question आएगा. Question में इस policy को praise करना है कि critique करना है. इस पॉलिसी की एडवांटेजेस बोलनी है या डिसएडवांटेजेस बोलनी है. लॉज को चेंज किया गया, क्वेश्चन बोलता है दोनों चीजें बताओ आप कि क्यों इस कानून की जरूरत थी और क्यों ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑपोजिंग दिस लॉ. दैट्स व्हाट यू हैव टू प्रिपेयर. यू हैव टू प्रिपेयर बोथ साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट. सिमिलरली, व्हेन यू रीड, व्हेन यू स्टडी, व्हेन यू प्रिपेयर, पूरा दिन आपने काम किया, पढ़ाई की, उसके बाद यू हैव टू गो टू स्लीप. डू वन एक्टिविटी बिफोर यू गो टू द स्लीप. क्लोज योर आईज एंड जस्ट रिकॉल वट एवर यू डिस्कस्ड, स्टडीड ड्यूरिंग द डे. और खुद को क्वेश्चन पूछो कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है. फॉर एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन, फ्यू थिंग्स हैपन. क्रिप्टो करेंसीज, उनका वैल्यू बहुत बढ़ गया, बिटकॉइन, एवरीथिंग. एंड नाउ आफ्टर द कमिंग ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एज द प्रेसिडेंट, बिटकॉइन हैज मैसिवली इंक्रीज इट्स वैल्यू. तो जब आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोचोगे, पढ़ोगे, क्या ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, कैसे ये ग्लोबल सोसाइटी को इंपैक्ट करती है और क्या इसने इंडिया को भी इंपैक्ट किया है कि नहीं किया है. वही क्वेश्चन आया था. सिमिलरली, ड्यूरिंग लॉकडाउन व्हाट हैपेंड? Work from home started. Everybody was starting at home, working from home. But newspaper articles said during work from home, there are increasing incidents of domestic violence as well in the family. So work from home has some positives, but it has an impact on our familiar relationships as well. तो ऐसे आपको देखना है कि ये क्या है, क्यों है, किस पर इंपैक्ट करेगा, whether it is impacting the world, whether it is impacting India or not. This is how you need to prepare and think about this examination. But towards the end, I'll say a few things. Who is your favorite politician? You don't have to stand up, just tell me. S. J. Shankar, okay. Anyone else? Favorite politician? Yes. Sushma Swaraj. Very good. Anyone else? Or you don't like politicians? Manmohan Singh, very good. Anyone else? You know who is my favorite politician? Although I should not say this, J. Jayalalitha. Why? And there is a reason why I'm telling you. In a male-dominated profession, a woman barged into this profession. और आपने तस्वीरें देखी होंगी, वीडियोस देखे होंगे. There are men who bow down before her, prostrate before her. Imagine what she has done. And think about it. और खुद को पूछो. No matter what you do in your life, but do something that will challenge the male dominion.
the domination. कुछ ऐसा करो where you will be there not as an employee, but you will be there as a policy maker. Join politics. Be part of bureaucracy. Be part of foreign policy. Start something of your own. Be an entrepreneur. But whatever it is, don't just get bogged down by what men are telling you कि आपको ये करना है. You are meant for kitchen. You are meant for household. You are meant to be a nurse. You are meant to be a teacher. These are so-called pink-collar jobs. जो आपको बोला जाता है कि ये सब करने के लिए लड़की हो ये करो, औरत हो ये करो. Challenge the system. And there is one way in which you can do that is by being part of bureaucracy. Now, if you have any questions, please let us know. We are there to help. ज़्यादा टाइम तो नहीं लिया मैंने. Thank you so much, Sarmat sir, for that much needed clarity. The stage is now open for questions. If anybody has a query about their preparations or doubts, you are free to consult our speakers. Anybody has a question, you can go ahead or we'll move on. Sir, my name is Sneha. My question is, sir, does UPSC syllabus of UPSC changes over years or is it constant? We have seen a change in the UPSC syllabus in 2013. After that, it has not changed. The pattern of questions may change, but the syllabus has remained the same. It might change over a period of time, but as of now, there are no such talks. But the pattern of questions keep on changing. So sometimes you will see a dominance of current affairs, sometimes dominance of the static syllabus, sometimes dominance of facts, sometimes analysis. That happens, that changes. There are also talks of maybe the optional subject may be removed, but that's going on since I was a child, and that reform has still not been implemented. But syllabus has remained same since 2013, but the pattern of questions keep on changing. Plus learner at an academy from last 6 months, and Sudarshan sir, I am great fan of yours, and literally मैंने आपके YouTube videos देख के geography honors choose कर लिया. And sir, जब मेरे को mind fresh करना होता है ना, legit लोग मूवीज देखते हैं, मैं आपके लेक्चर सुनने लग जाती हूँ. आप देखोगे मैंने अकेडमी पे, जैसे कॉलेज में समटाइम्स नेटवर्क नहीं होता है हमारे पास, मैंने आपके लेक्चर्स डाउनलोड कर रखे हैं. मैं सिर्फ आपके लेक्चर सुनती रहती हूँ. मेरे फ्रेंड इस चीज़ के गवाह है कि मेरे को अगर कुछ बच रहा है मेरे पास टाइम, मैं सिर्फ आपके लेक्चर सुन रही हूँ. सर, फ्रॉम सीइंग यू ऑन स्क्रीन टू रियलिटी, सर मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ. और सर मैं पूरी रात नहीं सोई कि मुझे आज आपसे मिल रहा है. सर मैं मतलब हाथ मिलाना तो बनता है. गॉड ब्लेस. नहीं, प्लीज मेहनत करो आप बहुत. और लाइफ में एक ही चीज काम आएगी आपको, सिर्फ वो है लर्निंग. उसे कभी नहीं रुकना देना है हमें. यस, मैंने मम्मा को बोला, मम्मा कल मैं सुदर्शन जब मैं घर पे थी, जैसे मैं 11th-12th से आपके वीडियोस यूट्यूब से देख रही थी, देन मैंने आपका एक कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन भी लिया. देन मेरे मम्मा बोल रहे हो रियली, मेरे मम्मा भी आपके लेक्चर सुनते थे साथ में कि सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, इंटरेस्ट ही बन जाता है. मम्मी से पूछना ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन कहाँ है. यस फॉर श्योर. चलो, गुड लक. सर और कोई डाउट किसी को? यस. So generally we see all the educators saying that for geography start with the NCERT of 11th and then 12th. Why no relevance is given to the NCERTs of 9th and 10th? Okay. I think they are also somewhere important, the content in them. What's your approach, like how to someone start studying geography? देखो क्या होता है कि इनका क्वेश्चन मैं पहले बता देता हूँ कि इनका मानना है कि
क्यों लोग कहते हैं कि सिर्फ 11-12 की एनसीईआरटी काम की है, बेसिक्स तो 9-10th में भी हैं। मैं कहता हूं कि जो चीज़ सीखने को 9-10th 11-12 में नहीं मिलेगी वो क्लास 6 में मिलेगी। मतलब अर्थ का रोटेशन, रिवॉल्यूशन, इंटरनेशनल डेट लाइन, टाइमलाइन सीखना है हमें तो 6th पढ़ना ही पड़ेगा। एक्चुअल में क्या होता है, जब आप 6-7 महीने 8 महीने किसी सब्जेक्ट्स को पढ़ लेते हैं तो शायद हमारा ऑटोमेटिकली ध्यान बेसिक्स की तरफ नहीं जाता, फिर हम डायरेक्ट डिटेल 11-12 में देखते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो कन्वर्ट होते हैं वो बेसिकली किससे 11-12 से हो जाते हैं। तो फिर आप 6-7 महीने पढ़ने के बाद किसी से भी कोई भी पूछेगा आपसे तो आप कहोगे 11-12 की काम की है। बट नो डाउट एज अ लर्नर, एज अ बिगिनर आपको क्लास 6 से ही शुरू करना पड़ेगा। क्लास 6 की जब आप एनसीईआरटी की क्लासेस मेरी देखोगे तो कई बार ऐसा लगेगा कि मैं मतलब कैसे आ गया 12 तक, पता ही नहीं। मतलब एनसीईआरटी डिज़ाइन बहुत अच्छी की गई है, बट शायद कई बार हमें स्कूलों में इतना अच्छा बताया नहीं गया। बट किसी को भी स्टार्ट करना है तो स्टार्ट विद क्लास 6, क्योंकि 6th नहीं समझ आए तो वो 9-10th भी नहीं आएगा एक बार। सो हर एनसीईआरटी की अपनी वैल्यू है, बट एक बार हम जब सीख जाते हैं तो फिर हमें लगता है कि नहीं ठीक है, मतलब हो सकता है मेरी क्लास के बाद आप कह दो कि ये भी ज़रूरत नहीं है। तो 6th से आप पढ़ें, मतलब किसी को भी कहें तो 6th क्लास से कराएं। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम सब्जेक्ट्स पढ़ना शुरू करते हैं इनिशियली, पॉलिटी पढ़ते हैं, इकॉनमी पढ़ते हैं एंड देन ज्योग्राफी, तो स्टार्टिंग में याद नहीं होता कुछ भी, तो हमें पता कैसे चले कि हमें कब दूसरे सब्जेक्ट में मूव ऑन करना है? क्योंकि लगता ही नहीं कि कंप्लीट हुआ है कुछ या कुछ याद भी है, फिर दूसरा सब्जेक्ट शुरू करते हैं तो उस पर लगता है कि उसका भी बर्डन आ रहा है, तो व्हेन टू मूव टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट? मैं एक ऐसी प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। इनके क्वेश्चन यही है कि जब सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो बीच में भूलने लगते हैं, समझ ही नहीं आता कि क्या चल रहा है, फिर अगले सब्जेक्ट की टेंशन होने लगती है। मतलब एक ऐसी चीज़ आज मैं आपको सोल्यूशन दूंगा जो हर लर्नर मेरी क्लास में कर रहा है। आप जो भी पढ़ो उसका सबसे पहला स्टेज, आज से आप मुझसे 10 साल पहले पूछते तो शायद मैं बुक रिकमेंड करता, बट आज मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले आप टीचर को आइडेंटिफाई करो कि किसकी एक्चुअल में मुझे भाषा समझ आ रही, लैंग्वेज समझ आ रही, मतलब कॉन्सेप्ट किससे समझ आ रहा है। कोई भी टॉपिक आप सबसे पहला टीचर से पढ़ो, चाहे वो फ्री लर्निंग लेने हो आप जैसा भी, बट टीचर सबसे पहले, क्योंकि कई बार बुक पढ़ते पढ़ते हम खो जाते हैं। फर्स्ट स्टेप कोई भी टॉपिक है, लेट्स अज्यूम साइक्लोन का, आपने मेरी क्लास देखी, साइक्लोन समझ लिया, अच्छा ऐसा होता है, आपको क्लियर हो गया, चल गया। सेकंड स्टेज है आपका रीडिंग। रीड करने के बाद मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि अगर आपने ढंग से समझ लिया टीचर से रीडिंग के बाद तो मैक्सिमम चीजें आपके दिमाग में हो जाएगी। यहां 99.9 लर्नर्स छोड़ देते हैं कि मेरा तो हो गया। मैं कहता हूं वहीं हमें रुकना है, एक ब्लैंक पेपर लेना है, ब्लैंक शीट, जो भी पढ़ा दूर रखाओ, ब्लैंक शीट में क्या तुमने पढ़ा है उसको लिख दो अपने शब्दों में, आपको उसी टाइम आपकी सच्चाई समझ में आ जाएगी। हो सकता है कि 70% चीजें बन जाए, 30% नहीं बने, लेकिन वो 30% आप फिर से दोबारा पढ़ो और उसको फिर दोबारा लिख लो। आपको देखोगे कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिवीजन की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो एक्चुअल में आपको माइंड में बिठाना था हमेशा के लिए वो आप उसी टाइम ब्लैंक पेज पे कर चुके हो। हर एक चीज को आपको ब्लैंक पेज पे ऐसा ही करना है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाने हैं, अपनी मिस्टेक्स को डायरी ऑफ मिस्टेक्स में लिखना है। आप कहोगे कि सब्जेक्ट कब कंप्लीट होगा, तो सब्जेक्ट तब होगा जब एक एक पढ़ी हुई चीज आपको इस एग्जाम के लिए याद है, ब्लैंक पेज पे लिखी हुई है और सारे PYQ सॉल्व हैं, मान के चलो वो टॉपिक हो गया। और जब तक नहीं हो सब्जेक्ट मत छोड़ना। फिर आप अगले सब्जेक्ट पे गए, पुराने की चिंता होगी, तो अगले पे जब आप जा रहे होते हो तो जाते जाओ, पढ़ते जाओ, लेकिन हर दिन 1 घंटा या आधा घंटा एक शेड्यूल ऐसा बनाओ कि पुराने जो सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं उसके आप सिर्फ क्वेश्चन लगाते रहो। हर सेक्शन के 1-1, 2-2 क्वेश्चन लगा लिए, कभी क्लाइमेटोलॉजी के लगा लिए, कभी लिथोस्फीयर के लगा लिए, कभी आप ओशनोग्राफी पे लगा लिए, तो उससे आपको पूरा टॉपिक याद आता है। बेसिक प्रोसेस है, ये ध्यान रखोगे, आप कहोगे कि टेंशन ही खत्म हो गई फिर। नमस्कार सर, मेरा नाम निशु है, मैं अभी हिंदी से स्नातक कर रही हूँ। तो मैं अभी 3 साल तक अपना हिंदी का जो है उसमें विशेष रुचि रहेंगी, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं इतिहास को वैकल्पिक विषय के रूप में लूँ। तो इन दोनों के बीच जो खाई है, मैं उसे, मेरे मन में शंका है कि मैं किसे जारी रखूँ। तो इसके भी मैं आपको सिर्फ 3 ऐसे चेकलिस्ट बताऊंगा, वो आप फुलफिल कर लीजिए, आपका सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन भी रोक देगा, नहीं तो आपकी रैंक ला देगा। ऑप्शनल के बारे में बात कर रहे हैं आप, क्योंकि 2 पेपर होते हैं उसके मेंस में। नो डाउट पहला जो मेरी चेकलिस्ट है वो इंटरेस्ट, क्योंकि कई बार इन सब्जेक्ट्स में आपको इतना ज्यादा डीप में जाना पड़ सकता है या रात भर बैठ के पढ़ना पड़ सकता है, तो बिना इंटरेस्ट के व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर पाता। तो पहले आप 2 सब्जेक्ट में देखो कि आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट किस में है। इंटरेस्ट किस सेंस में, सिलेबस और PYQs को देख के कि ये सिलेबस है,
क्योंकि कुछ चीज़ें आपको थोड़ी कॉलेज से अलग मिलेंगी इसमें। जैसे हिस्ट्री का आप बता रहे तो आप हिस्ट्री में देखो कि ये सिलेबस था, चलो ठीक है, तो एंशिएंट, मेडिएवल, मॉडर्न है, लेकिन इनके क्वेश्चंस देखो, पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखो, क्वेश्चंस कैसे चेंज होते आ रहे हैं। तो पहला स्टेप ये है। दूसरा, आपको एजुकेटर रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि नो डाउट प्रोफेसर बहुत अच्छे हैं वो कॉलेज के हिसाब से, लेकिन एग्जाम ट्रेंड के हिसाब से जो एक्सपर्ट होते हैं वो प्रोफेशनल्स हैं बेसिकली। तो आप एक सेकंड स्टेज आप एजुकेटर देखो कि कौन सा इसके लिए बेहतर हो। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, किसकी कौन से सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है और वो टेस्ट कौन अच्छे से चेक कर पा रहा है आप। ये 3 चीज़ों तब आप डिसाइड करना। पहला फिर से बता देता हूँ, इंटरेस्ट भी आप PYQs और सिलेबस को देख के लगाएंगे। दूसरी चीज़, आपको टीचर देखना ही होगा इसमें अच्छे से। और तीसरा जो है वो है कि आप टेस्ट सीरीज भी, क्योंकि बिना टेस्ट के आप मतलब बहुत दिक्कत है, मतलब प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगी। Good afternoon, sir. Yes. Sir, I want to ask that on what parameters we have to analyze the PYQs? And also, sir, what should be the basic step, like I am in the first year of my graduation. So what should I do initially to start the UPSC preparation? Initially start with NCERTs, lay the foundation, and then for every subject, one book. You can read 10 books for a single subject, but that would be a waste of time because the return on investment would be poor. Read one book, but read it 10 times rather than reading 10 books on a single subject. But start with NCERTs, that will give you basic idea, conceptual clarity, and then move to a reference book. How do you analyze PYQs? Go to UPSC website, download the question paper and the answer key as well, the official answer key as well. That's one way. Second, there are a lot of videos available on YouTube which analyze the PYQs. For example, on our YouTube channel also we have done the same. Or go to a bookshop, get the PYQ booklet of the last 10 years or 15 years. Multiple ways, you choose what is the ideal way for you. That's it. Good afternoon, sir. My name is Riya. So my question is that कि how to overcome from overthinking during preparation. क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम 3 घंटे का लेक्चर देख रहे होते हैं, 2 घंटे हम फुल फोकस के साथ पढ़ते हैं, लेकिन आफ्टर 2 आवर्स ऐसा होता है कि हमारा फोकस नहीं बन पाता। हम फेलियर्स के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, अपने सराउंडिंग के लोगों के बारे में सोचने लग जाते हैं कि वो क्या कहेंगे। क्लासमेट्स होते हैं, इंटर्नशिप वगैरह कर रहे हैं और हमें लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, तो उस फीलिंग से कैसे ओवरकम करें? Isn't this natural? ये हर किसी के साथ होता है, आपके साथ भी होगा, बार बार होगा। Take it lightly. Don't consider this exam as the end of your life कि आपको और कुछ करना ही नहीं है. This is just like any other exam. There is a well-defined syllabus for this exam. Follow it. There are PYQs, analyze it. There is current affairs, read it. There are tests, take them. That's it. Why do you overcomplicate it? कि मेरा concentration 2 घंटे का ही है, 3 घंटे का नहीं है. 2 घंटा is also very good in the initial days. But once you will complete one portion of the syllabus, you will automatically see that your confidence is getting better and better. You're brimming with confidence. It's just a matter of time. It's a phase and this too shall pass. You will do good. Don't overthink. ये सबके साथ होता है. Good afternoon, sir. I'm a student of maths on a second year currently. So my question is that how can I better my answer writing skills of especially in PSIR when I'm coming from a non-writing intensive background? Look at the data. The majority of the candidates who crack this exam are from engineering backgrounds. So you might assume that these engineering graduates, they choose mathematics, chemistry, physics, civil engineering, computer engineering, mechanical engineering, electrical engineering, because these are the subjects that they have been taught in their graduation. But they take PSIR. They take public administration because an engineering student studies one night before the exam and then clears that examination, right? So don't assume that because I am from non-PSIR background or I am from mathematics background and I am taking another subject, doesn't matter. Take a look at syllabus again, take a look at previous year's question papers, read notes, evaluate, get your answers evaluated, get your conceptual clarity clear, that's all.
If your logic would have been correct, then by that logic, engineers would not have been able to clear this exam. But they do, and that too in large numbers. And they don't take their graduation subjects as optional. Don't worry. Majority of them take PSIR, and PSIR is a good optional. Just focus on notes, whether you are studying from a teacher or you're preparing on your own. Just follow the notes, books, revise, take tests, that's it. Good afternoon, sir. I'm currently a second year student of English Honours, and my question is that how to make notes from a newspaper, on which parameters, and how does it help in adding value in my answers? There are two things. One, either you should not be making notes, or you should be making notes but limited. How? First, let's look at why you should not be making notes. Because when you read newspaper for the first time, you don't know what is important. Even if you can identify that these are the newspaper articles which are important, but how deep to dig into this topic? For example, recently there is a talk of delimitation. What is delimitation? Why is it conducted? When was it conducted last time? What are the arguments in favor? What are the arguments against? Then how much deep you have to dig into delimitation? You don't know. And if you start making notes, you have to do research, which means you will be able to study only one topic in a single day. And even then, maybe there won't be that much clarity. So go to various coaching institutes' websites, download their monthly current affairs magazine. Problem solved. That's one. Second, why you should be making notes? Because you have to go from Delhi University to JNU. There may be multiple routes which you can take to reach the destination. That doesn't mean different routes are all wrong. It's just different route to reach to your destination. Similarly, you can also make notes, but don't make notes of the static portion. For that you have books. If you're making notes of Lakshmikant, for example, you are writing another Lakshmikant, because every item, every topic becomes important and you'll have to make notes. Make notes of current affairs then. Current affairs in the sense, something recently Supreme Court said related to the office of governor, that you can't sit on these bills for an indefinite period. There is a time limit. Mention that time limit, so that once you're studying, revising governor, you can also revise this. Problem solved. What are the different arguments given by experts on how to counter the tariff war with United States? Just read them, make notes of 5 to 6 points, crisp notes, revise them. Problem solved. But this will help in your answer writing as well. Because today, if I were to ask you, write an answer on the revolt of 1857, maybe you will not be able to answer. But tomorrow, after 2 months, 3 months of your preparation, once you are done with modern history, you may write 1500 words. But UPSC tells you answer should not be more than 150 words or more than 250 words. So whatever knowledge you have, now you'll have to constrict it to under 150 words, 250 words. That means you have to read, you have to mention only what is important, leave the irrelevant part. That is what you do while you make notes. You remove the irrelevant part, you just focus on what is relevant, that's it. So you are learning answer writing as well while making notes, if you have time. There are also candidates who don't have time. Maybe you are studying somewhere, maybe you are working somewhere. In that case, you can rely on monthly current affairs magazines. One last question from maybe the last backbenchers. Okay. Sir, I want to ask, what is the right time of analyzing PYQs? It is in the beginning only, in the initial studies areas? Beginning for the first time, then consistently when you are reading, studying and preparing that subject. It has to be done consistently. For example, if you analyze it at the start, for entire polity, you may not be able to remember, okay, from governor, what are the questions that are asked? Related to center-state relations, what are the questions asked? Related to judiciary, what are the questions asked? So when you start a chapter, go through PYQs. Once you are done with this chapter, then go through the PYQs again. That should be the right way. It has to be a continuous process. Hello, so I have two questions. First of all is for geography, that I am a geography student and the syllabus is very wide. Like you start from human geography, physical geography, then you come to Indian and then you keep on reading about the same thing.
So first of all, I want to ask how. That's the question for sir. If you have a question for Yeah, me, tell second me. question I'm coming to. The second question is that what is the duration of the exam preparation that you would recommend? That I have seen people wasting years and years of their life in preparation of this exam. So what do you think that actual dedicated years of preparation would require? Would be 18 months. 18 months. Maximum 2 years of rigorous studies, preparation. That should be more than enough for you to crack this exam. How many attempts, if you ask me? I would sincerely advise you not more than 2 attempts. Because then leave and do something else what you're good at. Not more than 2 attempts. That would be my crisp answer, honest answer for geography, sir. ज्योग्राफी का बताना है? सिलेबस नो डाउट बड़ा है, लेकिन सबसे आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। आप कम से कम 15 से 20 दिन वर्ल्ड मैपिंग पे सबसे पहले दें, क्योंकि ज्योग्राफी में आपको हर पॉइंट पे एक ना कोई एक वर्ल्ड का एग्जाम्पल देना ही होगा, और आपको वर्ल्ड का कुछ आइडिया नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले वर्ल्ड मैप करें आप, उसमें भी आप क्लासेस पढ़ें और थोड़ी प्रैक्टिस करें कि जैसे मैंने अभी कहा कि डेन्यूब रिवर पासेस थ्रू 10 कंट्रीज, तो वो 10 देश पता होने चाहिए, ऐसा क्रिएशन चाहिए दिमाग में। फिर आप स्टार्ट करें फिजिकल ज्योग्राफी से। फिजिकल ज्योग्राफी में भी सबसे पहले आप लिथोस्फीयर पढ़ें, पूरा अर्थ का इंटीरियर से स्टार्ट करें टॉपिक, फिर क्लाइमेटोलॉजी करें, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ओशनोलॉजी, ओशनोग्राफी फिर पढ़ें। तो पहले वर्ल्ड मैप पढ़ते समय किसी चीज़ का ध्यान नहीं देना, सिर्फ वर्ल्ड मैप, लिथोस्फीयर, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी। फिर आए आप इंडियन ज्योग्राफी पे, क्योंकि आप तब तक पूरी ज्योग्राफी क्या है वो समझ जाओगे। फिर देखोगे कि इंडियन ज्योग्राफी में भी 2 हिस्सों में डिवाइड करें आप, माउंटेन बिल्डिंग, पासेस या प्लेट्यू एरियाज, रिवर सिस्टम, ट्रिब्यूटरीज, ये सारी चीज़ें आप मैपिंग से खत्म करें। रीडिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं लाइक एग्रीकल्चर हो गया, वाटर मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आप सॉइल वगैरह, ये सारी चीज़ें इनको थोड़ा डिटेल में आप रीडिंग से भी कर सकते हैं। एट द एंड फिर आपको ह्यूमन इकोनॉमिक ज्योग्राफी उठाना है। अगर इसमें इधर उधर भी पैटर्न आपने चेंज किया, आपका ज्योग्राफी मतलब इंटरेस्ट ही हट जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो मैपिंग, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन, फिर ह्यूमन एंड इकोनॉमिक, बस यही है। थैंक यू सो मच। Now, finally, Anup sir is going to take the stage to give his concluding remarks for the session. Please put your hands together to invite him up. Hi everyone. तो I was just checking on Google. मैंने ऐसा देखा कि मिरांडा कॉलेज हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टॉप कॉलेजेस इन इंडिया। दिस इज़ व्हाट गूगल सेज। तो सबसे पहले तो आप लोगों से सबसे मिलकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, और मैं बस आपके 2 मिनट लूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सुदर्शन सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी जब वो यूपीएससी के बारे में बता रहे थे कि टीचर्स की काफ़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है। यूट्यूब पे जाके आप लेक्चर देख लो, स्पेशल क्लासेस को देख लो, इस बारे में बात हुई थी। सबसे पहले तो आप में से उसी बात के ऊपर मैं बिल्ड करूँगा। सबसे पहले तो आप में से किस किस को लगता है यूपीएससी डिफ़िकल्ट है? ऑनेस्टली बताइए, मतलब कोई उसमें डर नहीं है, लगभग सबको लगता है। हमने यहाँ पे बात करी कि कवर कैसे करना है चीज़ों को, हमने बात करी कि PYQs का एनालिसिस कैसे करना है, हमने बात करी कि करंट अफेयर से लिंक करके कैसे देखना है। एक क्वेश्चन करें 2 मिनट में यूपीएससी का, आप लोग तैयार हैं? देखिए, तो दिस इज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन द यूपीएससी 2013 एग्जाम, मेंस के एग्जाम में। The third battle of Panipat was fought in 1761. Why were so many empire-shaking battles fought at Panipat? पानीपत की जोग्राफिकल लोकेशन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जस्ट ए सेकेंड, अगर आप देखेंगे तो पानीपत की ज्योग्राफिकल लोकेशन है हरियाणा में, ठीक है। और हरियाणा और दिल्ली की बॉर्डर्स आप देख सकते हो कि वो प्रॉक्सिमिटी जो है वो काफ़ी नियर है। तो पानीपत इज जस्ट 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। जितनी, और दिल्ली आप लोगों को पता होगा, भली वो एंशिएंट हिस्ट्री हो, मिडिवल हिस्ट्री हो, सबसे फेवरेट कैपिटल्स में से एक दिल्ली रहा है, करेक्ट।
तो जब भी पानीपत का बैटल लड़ा जाता था वो पानीपत के लिए नहीं लड़ा जाता था, पानीपत अपने आप में एक पावर सेंटर नहीं था, वो हमेशा बैटल लड़ा जाता था दिल्ली के लिए। मतलब दिल्ली बीइंग द मोस्ट इंपोर्टेंट कैपिटल ऑफ इंडिया थ्रू आउट द इंडियन हिस्ट्री, अगर एंशंट में हम थोड़ा छोड़ देंगे जो मगध हुआ करती थी, पाटलिपुत्र हुआ करती थी, तो दिल्ली सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल थी। 3 बैटल्स लड़े गए और तीनों बहुत बड़े बैटल्स थे। अगर आप इम्पैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो तीनों बहुत बड़े बैटल्स थे। पहले बैटल ने मुगल रूल को एस्टेब्लिश किया, दूसरे बैटल ने मुगल रूल को रीएस्टेब्लिश किया, और तीसरे बैटल ने मुगल एम्पायर को कमजोर कर दिया, वीक कर दिया। तो जब भी पानीपत का बैटल लड़ा जा रहा है वो दिल्ली के लिए लड़ा जा रहा है, और एक बोलते हैं ना लास्ट रिजॉर्ट कि अब आपके पास रास्ता नहीं बचा है। तो इंडिया में क्या होता था कि 3 सिक्योरिटी लाइंस होती थी। तो पहली सिक्योरिटी लाइन कोई भी बनाता था, मतलब अगर आपकी किसी से दुश्मनी है तो आप कोशिश करोगे कि आप उसको अपनी सिटी में नहीं आने दो। अगर सिटी में आ गया तो आप कोशिश करोगे कि वो मोहल्ले में ना एंटर कर जाए आपकी, और अगर मोहल्ले में भी एंटर कर गया तो घर में तो एंटर करने नहीं दोगे। तो जो पहली सिक्योरिटी लाइन होती थी वो लोग बनाते थे काबुल में, जो सेकंड सिक्योरिटी लाइन होती थी वो लोग बनाते थे लाहौर में, और जो थर्ड सिक्योरिटी लाइन होती थी वो लोग बनाते थे पानीपत में। तो ये लास्ट रिजॉर्ट है, इसके बाद तो दिल्ली कैप्चर हो ही जाएगी। तो अगर आप इस यूपीएससी के क्वेश्चन को देखोगे कि व्हाई वर सो मेनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स फॉट एट पानीपत, 2-3 सिंपल रीजन निकल के आएंगे। दिल्ली से इसकी नजदीकी बहुत ज्यादा है, 100 किलोमीटर अवे है। ये खुद एक पावर सेंटर नहीं है, लेकिन पावर सेंटर का एंट्री डोर है। इट इज द एंट्री डोर टू दिल्ली। ये किसी ने भी क्रॉस कर लिया तो वो दिल्ली को जीत जाएगा। और सेकंड, सिक्योरिटी लाइंस। तो पहली सिक्योरिटी लाइन आपकी नेचुरली अफगानिस्तान में होगी, आप वहां कोशिश करोगे रोकने की, नहीं होगा तो लाहौर तक आ जाएगा, और नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति दिल्ली में, मतलब पानीपत में आ गया तो वो दिल्ली तक आ ही जाएगा। तो यूपीएससी जो एग्जाम है, मतलब अगर आपके पास अच्छी गाइडेंस है, आप ऐसे टीचर से पढ़ रहे हो जिनको ये सारी चीजें बहुत सालों से पता होती है, जो हजारों लर्नर्स को पढ़ाते हुए आ रहे हैं। देखिए, अगर आप लोग खुद एक ही सब्जेक्ट को, यूपीएससी में आपका एक सब्जेक्ट तो होता नहीं है, अगर आप एक ही सब्जेक्ट को 10 साल तक लगातार पढ़ोगे, हो सकता है आपके पास किसी एजुकेटर से भी ज्यादा बेटर नॉलेज हो जाए। लेकिन ना तो आपके पास 10 साल है, ना ही आपके पास एक सब्जेक्ट है। करेक्ट? आपके पास 1-1.5 साल का समय होता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जो गाइडेंस आ जाती है वो यही उसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। तो सर ने जो बोला था कि गाइडेंस और एजुकेटर्स की क्लासेस अटेंड करने का काफ़ी रोल हो जाता है, तो यही रहता है। बाकी आई होप कि आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा होगा, और अनअकैडमी केवल एक ऐसी ऑफरिंग नहीं देता है आपको कि आप पेड बैचेस में ही सीख के काफ़ी कुछ ले सकते हैं। आई एम श्योर कि आपने भी जब ज्योग्राफी के लिए या अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन को लिया होगा तो उससे पहले काफ़ी फ्री कंटेंट आपने कंज्यूम करा होगा और उससे सीखा होगा। तो फ्री भी काफ़ी सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। जैसे अगर मैं सरमद सर की बात करूं तो पूरी इंडिया जो इंग्लिश मीडियम टीम है अनअकैडमी पे, द हिंदू एनालिसिस लेती है। ये जितनी भी सर एग्जाम्पल्स बता रहे थे आपको, जो करंट अफेयर से लिंक करके आए थे यूपीएससी के एग्जाम में, ये सब आप सीख सकते थे। इसमें आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को पेड रूप से इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं थी। ये फ्री में हमारी डेली न्यूज एनालिसिस रोज सुबह 10 बजे एक सीरीज चलती है कंसिस्टेंटली विदाउट अ सिंगल डे ब्रेक फ्रॉम द लास्ट 365 डेज। तो सरमद सर, सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत स्टूडेंट्स की तरफ से धन्यवाद। अगर मैं बात करूं सुदर्शन सर की, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सीरीज, ईच एंड एवरी सिंगल टॉपर हैज फॉलोड दैट पर्टिकुलर सीरीज। आज भी हम जब सुबह होटल में थे तो हम एक लर्नर मिले जो इस साल का इंटरव्यू दे रहे थे, और उनकी भी वही भावनाएं थी जो आपकी थी, उन्होंने भी उसी तरह से एंजॉय किया। तो काफी इंपैक्टफुल कंटेंट फ्री में भी अवेलेबल है, भले वो मैपिंग का हो, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। लेट्स क्रैक इट हमारा एक मोटो होता है अनअकैडमी पे, लेट्स थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। Thank you, Anil sir, for your insights. अब वक्त है आज के इस बेहद जानकारी और मोटिवेटिंग सेशन को यही समेटने की। सबसे पहले दिल से शुक्रिया उन तमाम लोगों का जिन्होंने आज का दिन इतना खास बनाया, चाहे वो हमारे एक्सपर्ट स्पीकर्स हों, ऑर्गेनाइजर
तवज्जो से इस सेशन को सुना और समझा। हमारे टीम स्पीकर्स सुदर्शन सर, सरमत सर और अनूप सर ने आज जो गाइडेंस, एक्सपीरियंस और रियल टॉक हमारे साथ शेयर की, वो यकीनन हमें यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए न सिर्फ डायरेक्शन में मदद करेगी, बल्कि हौसला भी देगी। उनकी बातों में जो ईमानदारी और सच्चाई थी, वो हमें ये याद दिलाती है कि ये सब मुश्किल तो जरूर है, पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। To our audience, thank you for showing up with such energy and curiosity. The path to UPSC might be long, but with the right guidance, right mindset, and relentless consistency, it's entirely within reach. As we close, remember, success is not in what you have, but who you become. Thank you once again. Stay curious, stay relevant, and all the best for your future. क्या आप भी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? और अगर आप बिगिनर हैं या फिर कॉलेज में हैं या 12th पास कर लिया है, या आप ऐसे लर्नर भी हैं जो काफ़ी दिनों से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं लेकिन आपको एक सही डायरेक्शन, सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है, अनअकैडमी एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपका बन सकता है। हज़ारों बच्चों ने यहाँ से अपनी लर्निंग को बेस्ट बनाया है, क्योंकि यहाँ पर है इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर, हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स। आपको मिलता है यहाँ पर लाइव क्लासेस। अगर मान लो लाइव क्लास आपकी छूट जाती तो रिकॉर्डिंग सेशंस, कितने भी कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो, कभी भी कोई बैच देख सकते हो, नया बैच, पुराना बैच। साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज़ भी मिल जाती है, जीएस के सारे सब्जेक्ट, सीसेट, सारी चीज़ें। मतलब एक यूपीएससी एस्पिरेंट को क्या चाहिए अनअकैडमी को पता है। तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। और एक बहुत अच्छी बात, इस समय ऑफर चल रहा है 60% डिस्काउंट के साथ। और साथ ही साथ आपके सामने यहाँ पर देखोगे तो एक्सटेंशन भी आपको दिखाई दे रहा है। लगभग 1 साल तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आप अनअकैडमी के साथ ले सकते हैं 60% ऑफ के साथ। तो अभी नीचे दी गई लिंक से सब्सक्रिप्शन भी लें और यूज़ करें कोड मेरा SGYT10। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.